हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो 2 चैप्टर डन है, ठीक है। तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड द चैप्टर का नेम इज इन्वेस्टमेंट। आपको कुछ लिखना ही नहीं होगा, पहले मेरा बात सुनो तो इम्पोर्टेंट है। अपना जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। पहले मेरा बात सुन लीजिए पहले आराम से। ये चैप्टर का क्या स्टेटस है पहले वो समझ लेते हैं। स्टेटस मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये चैप्टर लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट 20 मार्क का आया था। तो इससे क्वेश्चन 20 मार्क का आया था डायरेक्ट, और वो पहली बार था कि जब इंटर अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड फॉर 20 मार्क्स। तो लोग लास्ट अटेम्प्ट में काफी ज्यादा ओवरडू करके गए इस चैप्टर को। लास्ट टाइम 5 मार्क का आया ना, कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का अगर मैं स्टैंस वाइज बात करूं तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100%, देयर इज नो डाउट। बहुत बार कंपलसरी क्वेश्चन में भी आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी आता है। मतलब ये चैप्टर को ऊपर ऊपर से करने का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज चैप्टर आता है एग्जाम के अंदर एकदम, मतलब गारंटी। एंड चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट में फिर भी थोड़ा मेहनत था, यहाँ पे वो मेहनत भी नहीं है। द चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है चैप्टर, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अपना चैप्टर का नाम क्या है ये देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या होता है पहले समझिएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशंस और क्या मैं लिखवाऊंगा, पर पहले खाली एक बार मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपने कहीं पे भी पैसा लगाया है, सबने इन्वेस्टमेंट सुना इस लेवल पे, कहीं भी पैसा आपने लगाया या फिर आपने कोई एसेट खरीदा, टू बी मोर स्पेसिफिकली, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको हेल्प करेगा टू अर्न। इन्वेस्टमेंट बेसिकली रेफर टू द एसेट, जहां पे आपने पैसा लगाया है, टू अर्न योर इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुन लीजिए, मैंने 2 चीजें बोला है। तो इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको इनकम कमाने में मदद करेगा, या फिर विच विल हेल्प यू टू अर्न थ्रू व्हाट, कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ कैपिटल एप्रिसिएशन इज सिंपल। मैंने एक लैंड खरीदा, अब देखो यार, अगर ये लैंड बिजनेस में यूज होता है, ठीक है, देन इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, देन इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ अपना ही बिजनेस का, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर ये मैंने लैंड एक्वायर किया है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ, तो मैंने बिजनेस के लिए लैंड खरीदा ही नहीं है, तो द लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस करने के लिए लैंड नहीं खरीदा गया है, समझ में आ गया। तो मैंने लैंड क्यों खरीदा है, टू बेसिकली अर्न व्हाट, इनकम। एंड ये जो लैंड इनकम कमा के देगा, दैट इज कॉल्ड एज रेंटल। तो मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं क्या कमाना चाह रहा हूँ, रेंटल इनकम कमाना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रेंटल इनकम। नहीं समझा? अब जैसे जैसे ये लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। मैंने लैंड 50 लाख पे खरीदा, मैंने लैंड 50 लाख पे खरीदा, अब इसका मान लो वैल्यू 80 लाख हो गया है, तो मेरा पता है क्या हो गया है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कितना से कितना हो गया, 50 से, तो कितना का कैपिटल एप्रिसिएशन, 30 लाख। यार अगर मैं कोई भी एसेट एक्वायर करता हूं जिसके थ्रू आई वांट टू अर्न व्हाट, इनकम, एनी एसेट दैट वी परचेज जिसके थ्रू आई वांट टू अर्न व्हाट, इनकम, और आई हैव अ कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब एक बात सुनना, इन्वेस्टमेंट का एक बार एग्जांपल्स लेते हैं। शेयर्स इन
एनी अदर कंपनी, मैंने किसी दूसरे कंपनी में शेयर्स खरीदा, वो मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से इनकम कमा के देगा, एक डिविडेंड एंड दूसरा जब शेयर का वैल्यू बढ़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। आई एम परचेजिंग डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इन एनी अदर कंपनी। I hope you understand what is debenture. I don't need to explain you what is debenture. तो debenture या bonds अगर मैंने दूसरे किसी कंपनी का खरीदा है तो उस पर मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा, ठीक है, और जब उसका वैल्यू बढ़ेगा इन द ओपन मार्केट, तो डिबेंचर भी ओपन मार्केट में ट्रेड होता है, तो जब उसका वैल्यू बढ़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। इन दोनों को मिला के पता बोल सकता है सिक्योरिटीज। तो अगर मैं किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी खरीदता हूं, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। नहीं समझा आप लोग? गोल्ड, गोल्ड में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ऑब्वियसली गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है। मैंने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी तरह का मैंने अगर एसेट एक्वायर किया है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, क्या यहां तक क्लियर है? फिर इन सब में ना मेरा एक कंफ्यूजन शुरू हो गया। मेरे गोडाउन के अंदर स्टॉक है, स्टॉक समझते हो, एक्टिव होता है गोडाउन में, क्या है हम लोग का स्टॉक। इस स्टॉक के कारण मैं क्या कमाऊंगा, जैसे जैसे स्टॉक का जो सामान आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है अगर ये हायर रेट पे बिकेगा तो इससे क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। अब बोलेगा अब दाम गिर भी तो सकता है, भाई ऐसे तो लैंड एंड बिल्डिंग का भी दाम गिर सकता है और मेरा माल का वैल्यू बढ़ भी तो सकता है, थिंक द अदर वे राउंड। तो ये स्टॉक भी तो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर ही रहा है इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक इज एन एसेट जिसके थ्रू मैं इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन कमा रहा हूं। नहीं समझा? तो वैसे ही फिर ये स्टॉक क्या हम लोग का इन्वेस्टमेंट होगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। स्टॉक मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दैट यूज फॉर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पहला चीज। दूसरा चीज अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। फिर भी कुछ लोग आर्ग्यू करने के लिए बोल सकते हैं आपका डेफिनेशन में ऐसा कुछ कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि चलो लैंड एंड बिल्डिंग आप बिजनेस में यूज कर तो रेंटल इनकम आ ही नहीं रहा। आई अंडरस्टैंड कि ठीक है ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टॉक तो एकदम लग रहा है मेरे को, समझा हम क्या बोल रहे हैं। तो कुछ लोग आर्ग्यू तो कर ही सकते हो, लॉ है भाई, जहां लूप होल दिखे वहां घुस जाओ, तुम सीए बनी इसी के लिए रहे, टैक्स में कहीं लूप होल दिखेगा तुम उसका फायदा उठाएगा अपना क्लाइंट के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। उसके लिए बहुत लोग ऐसा बोलने लगे नहीं 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 हमको तो स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जा करना जो करना कर ले जाओ, आई वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने बोला रुकिए सबर कीजिए, जिंदगी में हमारे पास एक ऐसा किताब है, हमारे पास एक ऐसा, ऊपर क्या लेके छोड़ दो तुम लोग मत देखो, तुम लोग से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसा एक किताब है, ठीक है, किताब है, ठीक है। इस किताब में ना हमारा पेरेंट बॉडी, आपका पेरेंट बॉडी का नाम, मेरा तो नहीं है, आपका है ना, क्या है, आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने ना एक गाइडलाइंस इशू किया, क्या इशू किया, गाइडलाइन। ऐसे ऐसा ऐसा एक बुक है, ये बुक ना आपका भगवत गीता है। कुरान पढ़ते तो कुरान है आपके लिए, आप जो भी पढ़ते हो वो है बेसिकली। तो आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो ये आपका भगवत गीता है, इसके बिना तो जिंदगी का सारांश नहीं निकलेगा। तो भाई ये तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या बोलना चाह रहे हो, मैं बोलना चाह रहा हूँ हमारा पेरेंट बॉडी, ठीक है, आईसीआई, उन्होंने एक ऐसा बुक लिखा है, आईसीआई भी बुक लिखता है, हाँ उन्होंने एक बुक लिखा है, ओके। उस बुक के अंदर उन्होंने हमें गाइडेंस दिया है, क्या दिया है, गाइडेंस, कि कुछ चीजों पे अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, कुछ चीजों पे अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। जब भी आपको रास्ता काला दिखे आप भगवत गीता के पास चला जाना, जो किसने लिखा है, ऐसे अकाउंटिंग वाला भगवत गीता के पास, और इस पुस्तक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which have been issued by ICAI। चलिए अब थोड़ा सा हाई लेवल पे बोलते हैं। दुनिया में
there are generally accepted accounting principle which is called as GAAP, which is nothing but it is separate legal entity, money measurement, accrual, historical cost. ये GAAP है, generally accepted accounting principle, जो ओवरऑल बोलते हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, पर वो प्रिंसिपल स्पेसिफिकली हर टॉपिक के ऊपर नहीं बताता है. तो लेट अस टेक अ केस. कुशल का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसका भी अकाउंटिंग होता होगा, यस या नो. अब देखिए हम लोग का अकाउंटिंग में गैप ये बोलता है कि जब तक द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड, द रिस्क एंड द रिवॉर्ड हैज नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड. तब उसको सेल मत मान. पर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. तो जैसे वो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसका फ्लैट सेल हो जाता है, पैसा आ जाता है, सामान वामान खरीद के बिल्डिंग बनने लग जाता है. भाई एक फाइनेंशियल ईयर में बिल्डिंग बनेगा ऐसा तो जरूरी नहीं. तो 31 मार्च को खर्चा लग गया, इनकम में तो रुपया एडवांस में आया है और बिल्डिंग अभी तक हैंडओवर हुआ नहीं है, तो क्या हम सेल मानेंगे ही नहीं क्या? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो बोलते हैं योर रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड. तो काला अंधेरा छा गया, इनकम है ही नहीं और खर्चा दिख रहा है. बेचारा कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉस में डूबा पड़ा है. हाँ या ना? अब नहीं समझा मेरा यार, आप इंटर में यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस. उसके लिए इस काले अंधेरे को दूर करने के लिए वी हैव भगवत गीता रिटन बाय, क्योंकि गैप इज नॉट सफिशिएंट ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज दैट एवरी कंट्री का इकोनॉमी विल फेस. हर कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये जो भगवत गीता का गाइडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के टाइम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होगा उसका ज्ञान दिया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज AS7. AS7 which is construction companies. ओके, वैसे सिमिलरली ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है. एक कंपनी जब दूसरा कंपनी को एक्वायर करता है, इसे बोलते हैं अमालगमेशन. क्या बोलते हैं? अमालगमेशन. या दो कंपनी एक साथ आते हैं मर्जर, उसको भी अमालगमेशन ही बोलते हैं. दो अलग अलग कंपनी एक बनना, बेसिकली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन अमालगमेशन. इसका अकाउंटिंग कैसा किया जाएगा, इसके ऊपर भी गाइडेंस है. AS14, AS14 ये आपका ग्रुप 2 में है. एक बात समझना, मैं एक होल्डिंग कंपनी हूँ. दिस वर्ड आई एम अ होल्डिंग कंपनी. आप लोग इंटर में बहुत सारे कंपनी है जिसमें मेरा 51% शेयर होल्डिंग्स है, तो मेरे सारे क्या कंपनीज है, सब्सिडरी कंपनी. एंड नाउ इमेजिन अ मेजर पेरेंट बॉडी लाइक अ टाटा और अ रिलायंस, दे हैव n नंबर ऑफ सब्सिडरीज. समझ आ गया? अभी जो सारा सब्सिडरीज है, इन लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. होल्डिंग कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. एंड ऑफ द ईयर ना होल्डिंग कंपनी को इन सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एड अप करना पड़ता है, क्योंकि तो बाप का बॉडी है. दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. इट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. इसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21. नहीं समझा? 100%. इसके बाद आगे बढ़े ना. तो अमालगमेशन बताया हम आपको. चलिए ना, एक तो आपका फेमिलियर बोल देते हैं, कैश फ्लो. कैश फ्लो के लिए भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 12 में बहुत ही कॉमन टॉपिक पढ़ा जाता है विच इज कॉल्ड एज गुडविल. तो गुडविल के लिए भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. पर वो खाली गुडविल के लिए नहीं है, वो सारा इंटैंजिबल एसेट्स के लिए. तो AS26, AS26, AS3, AS14. तो हम लोग का पॉइंट एक्चुअली क्या चल रहा था, उसमें आना तो पड़ेगा वापस. हम बोल रहा था कि यार जो मेरा गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो भी मेरे को क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट. क्योंकि वो इनकम कमाएगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है गोडाउन के स्टॉक. इस अंधेरे के घोर अंधेरे से निकालने के लिए आया हमारा जिंदगी में ICI विच इज द भगवत गीता, जिसको हम लोग अब से क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. प्रॉब्लम आप पूरा डिस्क्राइब ही नहीं किया अकाउंटिंग, तो पूरा अलग से पढ़ाएंगे ना. अभी जो इतना बोलना जरूरी था कि एक बार AS होता क्या आइडिया के लिए, उतना तो समझ आ गया कि भाई जो गाइडेंस देता है अकाउंटिंग करने के लिए, उसका टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गिवन बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो ये इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, ये बोला गया है बाय AS13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. ये अपना सिलेबस के अंदर है.
Is this okay? So AS13 is a part of our syllabus. Do I need to repeat this? Yeah, clear. So AS13 is a part of our syllabus. तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हमें दो चीजें पढ़नी है, एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कौन बोलता है, AS13, ये दोनों साथ में खत्म होगा, मतलब आपका एक AS साथ में खत्म हो जाएगा। इज दिस ओके? तो ये जो AS है, AS जो है कितना है हम लोग के सिलेबस में देखते हैं एक बार। AS1, क्या बोला मैंने? AS1, AS2 which is inventory, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, AS3 कैश फ्लो, इसका स्ट्रेस नहीं क्योंकि कैश फ्लो का चैप्टर है अपना सिलेबस में, जहां पे हम लोग को कैश फ्लो का सम करना है। अगर मेरे को कैश फ्लो का सम करना है तो ऑटोमेटिकली मेरा AS3 साथ में हो जाएगा, ठीक है। AS10 is property, plant and equipment, PPE, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, एंड उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा। तो जो बोलते हैं ना कि हम लोग एक फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, उस एसेट खरीदने में जितना भी खर्चा लगता है वो सारा खर्चा एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये सारा ज्ञान बोला गया है इन AS नंबर 10। जैसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इज वैल्यूड ईदर एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज द, एक्चुअली AS2 बोलते हैं, which takes the support of gap, conservatism और prudence, पर बोला कहाँ गया? AS2, AS1, AS2, AS3, AS10, AS11 बहुत इंटरेस्टिंग है। AS11 इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज। तो यार अगर किसी कंपनी का फॉरेन में ट्रांजैक्शंस होता है तो प्रॉब्लम क्या, उसका जो बिल आएगा वो डॉलर में आएगा। आई एम गेटिंग गुड्स, इंपोर्ट करवा रहा है या हम एक्सपोर्ट कर, तो ट्रांजैक्शन इज इन टू करेंसी, डॉलर एंड रूपी, पर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है रूपी में, तो मेरे को डॉलर को कन्वर्ट करना है रूपी के अंदर। मेरा ट्रांजैक्शन आज हुआ और आज से 7 दिन बाद पैसा आया, तो हम 7 दिन बाद कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आज का एक्सचेंज रेट और 7 दिन का एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होगा, देयर कैन बी अ गेन और लॉस। तो इस सब सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे करेगा? इस AS11 दिमाग खोलना पड़ेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग? AS12 इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको गवर्नमेंट फंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है टू सेट अप योर फैक्ट्री, गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसका अकाउंटिंग कैसे होता है अगर किसी को गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रहा है या गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहा है? इज दिस ओके? अभी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज AS नंबर 30। तो 2 AS तो चैप्टर के साथ निकल जाएगा, बढ़िया है। एंड लास्ट इज 6। अगर आपने पैसा बोरो किया है, उसका जो इंटरेस्ट आप पे करोगे दैट्स अ बोरोइंग कॉस्ट, वो इंटरेस्ट एसेट का कॉस्ट के साथ ऐड होगा या वो एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब वो इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और विल बी चार्ज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर डिबेट होता है बहुत बार, ठीक है। इसका डिबेट सॉल्व करने के लिए AS16, इसका AS ना कंपैरेटिवली इजियर है और कम है नंबर्स में, क्योंकि देखो AS1 तो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हमेशा इजी होता है। फिर AS2 इन्वेंट्री है जो कभी ना कभी जिंदगी में सब सुना होता है। तो AS2, AS10, 11, 12, 16, 1 2 3 4 5। AS1 गिन नहीं रहे क्योंकि ठीक है इंट्रोडक्शन, तो 5 AS में निकल जाए। और ग्रुप 2 में ना ब्रह्मार है AS का, ब्रह्मार है पूरा का पूरा। और ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा कंपलसरी, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क इज AS इन ग्रुप 1 का पेपर। तो ग्रुप 2 में 20 नहीं होता है, 28 हो जाता है। तो वेटेज समझो भाई। तो ICAI बोल रहा मेरा पुस्तक बिना पढ़े बिना एग्जाम में नहीं आने का, क्योंकि इससे तो हम पूछ के छोड़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब हम लोग एक पुस्तक का एक चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है AS13। तो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना है, मतलब मैंने दूसरा कंपनी का शेयर खरीदा, तो खरीदने का एंट्री, बेचने का एंट्री, उसका प्रॉफिट लॉस का एंट्री, उसके ऊपर जो इनकम कमाएगा, और लास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है तो उसका वैल्यूएशन कैसा होगा,
नहीं समझा अभी भी? परचेज करने का, बेचने का, बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे इनकम कमाएंगे विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या रेंटल इनकम। ओके, एंड लास्ट में उसका क्लोजिंग डेट पे वैल्यूएशन करना। ये सबका अकाउंटिंग करने के लिए, मदद करने के लिए एक चैप्टर है AS30। एग्जैक्टली, आई होप दिस इज क्लियर। अभी सिलेबस में क्या है ना, वो हम नहीं समझा रहे यार, पहला क्लास है, इन्वेस्टमेंट बिल्ड हो रहा है और है ही चैप्टर 3.5 क्लास है, ठीक है ना। आपके स्पीड के लिए 4, क्योंकि सम्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया मेरे मॉड्यूल में। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इस चैप्टर में होमवर्क काफी मिलने वाले, क्योंकि सिमिलर टाइप सम बहुत ही ज्यादा होता है इस चैप्टर के। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एनीवे, तो बताइए, गोडाउन में जो सामान पड़ा हुआ है क्या बोलते हैं उसे? वो इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं। तो ये 13 एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप जहां से भी इनकम कमाते हो, जो भी एसेट्स की तरह होल्ड करके रखे हो, टू अर्न योर इनकम, टू अर्न योर इनकम, नॉट टू यूज इट इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स। वो तो फिक्स एसेट हो गया, समझ में आया? which are holding as your in your business to earn what? Income, or to earn through what? Capital appreciation. Your motive is not to use in the business as a part of producing goods and services. It is as a part to help which to earn your income or appreciation. उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। ये खरीदेंगे, बेचेंगे, इसके ऊपर रेगुलर पे इनकम कमाएंगे और लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट बच गया वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इन सबका काउंटिंग कैसे होगा ये चैप्टर गाइड करेगा। एक चीज डेफिनेशन वाइज सेटिस्फाई होता है पर उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे हैं, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। वो पता है कहां चला जाएगा? AS नंबर 2 में। AS नंबर 2 इज अबाउट व्हाट? दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। देख लीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले ना कॉपी में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। चर्चा तो शुरू हो चुका है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट आपको समझ आ गया है। आइए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप ऊपर में एक काम कीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, और मैं ब्रैकेट में कुछ लिखूंगा इसके साथ AS30। क्या चीज? जैसे आपका मन। I think I'll be following the order of lecture number 10 के हिसाब से। Or you want me to make a folder chapter wise? What will be easier for you? मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऑप्शन ले कुछ भी फोल्डर चैप्टर वाइज बना देते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट का इसको लेक्चर नंबर 1, तो हायर परचेज लेक्चर नंबर 9 था, 9 लेक्चर, तो ऐसे भी वो तो लेक्चर फोल्डर वाइज ही बना हुआ है। तो हायर परचेज 9 लेक्चर, इंश्योरेंस क्लेम 9 लेक्चर, अब इन्वेस्टमेंट लेक्चर नंबर 1। हो सकता है इन्वेस्टमेंट में बीच में एक दो सब इंश्योरेंस क्लेम का आ जाए जो अपना डिस्कशन बचा हो, तो दैट्स ओके, इतना तो मैनेजेबल है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 1 टारगेट है 4 लेक्चर्स में अपना कंप्लीट करने का। दिस संडे आई विल बी टेकिंग अ क्लास, तो एडवांस नोटिफिकेशन दिस संडे मेरा क्लास होगा आप लोग के साथ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स AS30, तो प्लीज अगर आप लोग को प्लान किया अपना संडे का तो कैंसिल कर दीजिएगा, मेरा क्लास है, ठीक है। 3.5 आवर का क्लास है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ब्रैकेट के अंदर AS नंबर 13, पॉइंट नंबर 1, investment are assets. Investments are assets held by an enterprise. Investment are an asset. Investment are assets held by an enterprise for earning what? भाई लोग बता दो जल्दी से। For earning what? For earning income by way of, अब ये इनकम कैसे कैसे कमा सकता है? Dividend, for earning income by way of dividend, comma, interest,
एंड रेंटल कॉमा का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रेंटल, मतलब ये कमा के देगा जो डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तुम समझो क्या हुआ, इस लैंग्वेज को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट और एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम कॉमा फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। समझा नहीं? वो जो है ना इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल तो इनकम का एग्जांपल है बेसिकली। इनकम किस फॉर्म में? इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंटल, कॉमा देख एंड रेंटल के बाद कॉमा है और फिर क्या बोलते हैं? फॉर कैपिटल। तो अब ऐसे पढ़ो इन्वेस्टमेंट और एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि कॉमा इज एन इंडिकेशन देयर इज अनदर लाइन। आई होप इतना लॉ पढ़ रहा होगा यार आप लोग। तो इन्वेस्टमेंट और एन एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम by way of dividend, interest and rental. Point number 1. Second point, investment are an asset held by an enterprise for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise. Assets held as, किस तरीके से हेल्ड करना है अपने को? Assets held as stock in trade are not investments. Assets held as stock in trade are not investments. Point number 3. Investment accounting is done as per accounting standard 30. मैंने जितना समझाया था मैंने उतना ही लिखवाया है। तो कोई भी एसेट जो आपको इनकम कमाने में हेल्प करता है या आपको कैपिटल एप्रिसिएशन में हेल्प करता है उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंड इस इन्वेस्टमेंट का पूरा अकाउंटिंग इज डन एज पर एएस। एएस क्या होता था समझ, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा व्हाट इज एएस। एएस इंडिया का है, ठीक है। यूएस में भी ऐसा कुछ है, उसको बोलते हैं यूएस गैप। यूएस गैप तो फ्यूचर में कोई भी यूएस कोर्स करोगे like a CP or a CFA, you will study US GAAP. यूके, सिंगापुर, इन लोग जो फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं IFRS। IFRS। और आजकल इंडिया में ना AS के साथ इसका एक बड़ा भाई आ गया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which is called as IND AS। IND AS, INDAS, जो IFRS से देख के बनाया गया है ताकि जब ग्लोबल कंपनीज इंडिया में करने आए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बाहर वाला लोग को IFRS आता है, फिर एस काफी अलग हो जाता था। तो उन लोग का अकाउंटिंग का जॉब इजी करने के लिए एंड मेकिंग इंडिया प्लेस ऑफ डूइंग अ गुड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे लॉन्च्ड अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज IND AS। हो गया 4-5 साल इसको आए हुए IND AS। तो सारा लिस्टेड कंपनीज ना अब AS फॉलो नहीं करते, दे फॉलो IND AS। अब लोग IND AS पढ़ोगे सीए फाइनल में, और इंटर में क्या पढ़ोगे? AS। अब तो अभी छोटा है ना, तो बड़ा भाई कहाँ पे पढ़ोगे? सीए फाइनल में। और IND AS IFRS से कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। क्या बोला, समझ में आ गया? एंड ये सब लोग फॉलो करते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यूएस तो अपना अपने को पावरफुल समझता है, ये हर बार बिना मतलब का खोखला आदमी, तुम लोग बोलते हैं हम यूएस गैप ही बोलेंगे, जाओ गैप के करीब बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको दुनिया को लगेगा हम ही बनाया सब कुछ। तो यूएस गैप, बाकी कंट्रीज में
IFRS, और इंडिया ने अपना ही रायता बना के रखा है दो चीजों का, AS और IndAS। धीरे धीरे मेरे को लगता है इन लोग AS को पूरा गोली मार देंगे, पर अभी इतना जल्दी नहीं हटा पा रहे क्योंकि सारा मिड साइज कंपनी will not go to IndAS and the cost to switch to IndAS will be higher, क्योंकि जो भी CA लेंगे उन लोग तो पूरा एटॉम बम प्राइस चार्ज कर देंगे शुरू में, क्योंकि ज्ञान हमारे पास है IndAS का, ये चिंदी CA लोग को पता नहीं है अभी तक, ज्यादा पैसा लेगा। हम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? I hope you are able to understand. Is this clear? पक्का? कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिए, 2 मिनट रुक रहा है, प्लीज रीड कीजिए, जरूरी है। अब तक सबको समझ में आ गया? अब लिखेंगे नहीं, पहले और बात करेंगे फिर लिखेंगे, ताकि लैंग्वेज सोच के लिखवा पाए। अब यार ये AS 13 जो बोलता है ना, सब इसी का बात समझना है अपने को। प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग ये चैप्टर शुरू करता है ना, और पहली बार AS बोलते हैं ना, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ होते ही हम बोल देगा AS 13 बोला, तो तुमको मन करेगा जूता चप्पल से मारे हमको, और आपको जब मन करे तो पुस्तक मैंने नहीं लिखा है, किसने लिखा है? ICA। तो मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल के कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हम भी किसके हिसाब से पढ़ाएगा? AS 13 के हिसाब से, AS 13 के हिसाब से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इस AS 13 ने पता है क्या बोला है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो दो तरह का, वन इज अ करंट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब एक सेकंड, मतलब समझ में आया क्या? तो मैंने अगर कहीं पे भी पैसा लगाया इनकम कमाने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने के लिए, हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ AS 13। अब हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो AS 13 के हिसाब से करेंगे। और AS 13 हमें ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह के हैं, दो। क्या क्या? करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, which is readily realizable, मतलब आप उसको अभी बेच के क्या कमा सकते हो? पैसा। readily realizable, तो मैंने पहला कीवर्ड क्या डाला है? readily realizable। दूसरा वर्ड जो मेरे को यहाँ पे साथ में डालना है, it is not invested to be held for more than 1 year। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा इंटेंशन क्या है वो बहुत जरूरी है भाई। अब हमें रिलायंस का शेयर खरीदा, क्या कहीं पे एग्रीमेंट है कि हम कितना महीना होल्ड करेगा? तो मेरा इंटेंशन है ना। तो मान लो मैंने 20 मार्च को एक रिलायंस का शेयर खरीदा, चलो आज के डेट ले लो, 7 मार्च को मैंने रिलायंस का 500 शेयर खरीदा। कोई दिक्कत? आंसर आना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। मैंने रिलायंस का 500 शेयर खरीदा, ओके। मैंने जो रिलायंस का 500 शेयर खरीदा है 8 मार्च को, इसका अकाउंटिंग मेरे को करना पड़ेगा 31 मार्च को, और 8 मार्च को करना पड़ेगा। मैंने खरीदा 31 मार्च को बैलेंस शीट में अपीयर होगा, तो किस दाम पे अपीयर होगा उस दिन का भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 8 मार्च में हम जिस दाम पे खरीदेगा जरूरी है 31 मार्च को सेम दाम चलेगा। इतना तो कॉमन सेंस होगा दिया हुआ भगवान का, इंटर तक पहुंचे हो तो। आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदा, मान लो 1020 में, एग्जाम्पल 1020, 31 मार्च को दुनिया बदल सकता है। मान लो रशिया यूक्रेन का वॉर और बढ़ गया, पाकिस्तान इन्वॉल्व, चाइना इन्वॉल्व, US इन्वॉल्व, तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 हो गया बेसिकली। तो अंबानी भी अंबानी नहीं रहेगा, फिर रिलायंस का शेयर का दाम कोलैप्स हो जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। उस दिन मान लो 670 चल रहा है, इससे ज्यादा डाउनफॉल हम क्या दिखाएगा? 670, हम खरीदा 1020 पे। अब 31 मार्च को हम किस दिन पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो समझाना पड़ेगा, और ये किस वैल्यू पे उस दिन रिकॉर्ड होगा ये डिपेंड करता है वेदर योर इन्वेस्टमेंट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये करंट है या लॉन्ग टर्म है, ये तो कोई रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं। मैंने अंबानी को फोन किया, अंबानी भाई 8 मार्च को आपका शेयर, 7 मार्च को आपका शेयर खरीदा है 6 महीना के लिए, ऐसा थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, आप सोच के देख लो। नहीं समझे हो? तो आपका इंटेंशन है, तो मैं इंटेंशन इज टू हेल्प एन एसेट फॉर not more than, so not invested to be held for more than 1 year, then it will be considered as what? Current investment। अब मैंने 7 मार्च को खरीदा,
31 मार्च को मैंने क्या बोला, 6 महीना होल्ड करूंगा, तो आपने क्या इन्वेस्टमेंट मान लिया, पर नेक्स्ट ईयर भी है, फिर तो लॉन्ग टर्म बन गया। मतलब यू नीड टू रिक्लासिफाई फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी जब रिक्लासिफाई होगा करंट टू नॉन करंट, तब क्या होगा, ये भी हमारा AS13। हम आपको खाली अभी ओवरव्यू दे रहे हैं। AS13 बता क्या क्या रहा है। 7 मार्च को जब हम खरीदा तो इसका कॉस्ट कितना लिखेगा, ये AS13 बताएगा। फिर ये शेयर्स हम लोग को क्या कमा के देगा, डिविडेंड। ये डिविडेंड कैसे लिखेगा, ये AS13 बताएगा। ऑन द बैलेंस शीट डेट ये वैल्यू कैसे होगा, ये कौन बताएगा, AS13। पर वो वैल्यू कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट एक करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हो गया। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन भाई, क्योंकि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। पर मैंने आज तो बोल दिया करंट इन्वेस्टमेंट, पर नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट तक होल्ड करके रखा हुआ है, then it becomes not investment. Then I do need to reclassify from current investment to long term investment. अब हम कुछ AS का भाषा बोलते हैं। जिस दिन खरीदता है उस दिन इसका मेजरमेंट को बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज होगा, फिर बाद में भी तो रिकॉग्नाइज करना है, which is called as subsequent measurement. Subsequent measurement कि आने वाले डेट पे आप कैसे मेजर करें। तो हर AS ये बताता है। And AS talks about two things: how you gonna initially measure it and how you gonna subsequently measure it. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एंड ये इनिशियली कैसे होगा या ये सब्सिक्वेंट कैसे होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सम करते समय ना करंट और लॉन्ग टर्म के ऊपर सम नहीं है, सम करते समय अलग डायरेक्शन। समझा हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन सम के पहले AS13 क्या थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, तब जाके सम में जा पाएगा। नहीं समझा अभी भी? एक बार लर्न करते मैंने क्या क्या पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट क्या है? Investments are in assets which are held by an enterprise for earning what? Income by way of interest, dividend, rental, comma, for what? Capital appreciation. इसका accounting is done as per AS13 and this assets does not include stock in it. And AS13 अब क्या बोलते हैं? Investments are classified into two things: current investment and long term investment. अगर आपने assets को hold किया है for a period of not more than 1 year and which is readily realizable, आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट इन्वेस्टमेंट। अब एक बात समझो, आप कोई कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, जिसका लॉक इन पीरियड है। आई एम नॉट श्योर डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड लॉक इन पीरियड, कि मतलब आप उसके पहले उस शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, तब तो वो रेडीली रियलाइजेबल ही नहीं है। तो आपका लॉक इन पीरियड मान लो 3 इयर्स है, ऐसा पड़ेगा अभी कंपनी एक्ट में, ईसॉप बोल के आएगा, ठीक है ना, स्वेट इक्विटी आएगा। तो ये सब में एक लॉक इन पीरियड होता है कि मैंने आपको शेयर फ्री में दिया या डिस्काउंटेड प्राइस में दिया, तब इतना दिन ट्रांसफर नहीं कर सकते, यू हैव टू होल्ड द शेयर्स। और वो सेक्शन पढ़ना ना कंपनी एक्ट में, हम क्यों पढ़ा, हम थोड़ी पढ़ा रहे। तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आप चाहते हुए जब उसको करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल पाएगा, ऑल्दो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, पर लेकिन आप फिर भी उसको करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल पाएगा। फिर अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया जहां पे आपका पैसा हैज टू बी देयर फॉर मोर देन अ ईयर, इट वोंट बी कंसीडर्ड एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट में दो चीजें समझाया हमें। क्या क्या दो चीज समझाया, अगर आप हमको ये बता सकते हैं? तो समथिंग दैट इज रेडीली रियलाइजेबल एंड व्हिच इज नॉट इन्वेस्टेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये कोई बोलने का बात ही नहीं है। नहीं इतना भी मत बोलो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, बहुत बोलता है तुम, अदर देन अ करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो भाई लॉन्ग टर्म बोलता है, नहीं जो करंट नहीं है वो सब लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एंड ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन किया है एज करंट एंड लॉन्ग टर्म, ये मैंने किसके हिसाब से किया है? एग्जैक्टली। अब AS13 क्या बोलता है एक बार सुनना ना। हम CI लिख रहे हैं और LTI लिख रहे हैं। CI इज करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ये बोलता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इनिशियल रिकॉग्निशन, आप जिस दिन खरीदेगा इट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जो दाम पे खरीदा उस पे रिकॉर्ड होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ओके, अब मेरा कॉस्ट बोलने में कुछ नहीं जा रहा है, पर ये कॉस्ट निकालना थोड़ा आसान टास्क है यहाँ पे।
एक दो बेसिक हिंट दे देते हैं। आप जब किसी भी कंपनी का शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदते हो तो पुराने जमाने में तो आपका एक फ्लोर होता था जहां पे दलाल होते थे स्टॉक मार्केट के। आप उनको फोन घुमाते थे, बोलते थे ब्रोकर जी मेरे लिए इस कंपनी का शेयर आप खरीद लीजिए। तो उन लोग फिर वो ओपन सब्जी मंडी टाइप में जाता था, खरीदता था, खरीदने के बाद खत आपको भेज देता था, लेटर आ जाता था कोरियर से कि ये देखो आपका सर्टिफिकेट कि आपने इस कंपनी का शेयर या डिबेंचर खरीद लिया। ओके ओके। आज के टाइम में थिंग्स हैव चेंज्ड, वी हैव मूव फ्रॉम द फ्लोर ट्रेडिंग टू ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब एक बार मेरा बात ध्यान से सुन लो। आपको पता है ना, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में हम लोगों का पोर्टल होता है, जिस पोर्टल में जाके आजकल मैं शेयर्स या डिबेंचर खरीद सकता हूं। यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। अब ये जो शेयर या डिबेंचर मैं ऑनलाइन पोर्टल से खरीद रहा हूं, ठीक है, ये आजकल लेटर के फॉर्म पे नहीं आता है। अब जो भी शेयर या डिबेंचर खरीद रहे हो वो आजकल आता है डीमैट फॉर्म। तो के पहले हम आपको समझाता है, शेयर या डिबेंचर जो भी हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, ये सब फिर हम लोग के पास ट्रांसफर होता है। क्या होता है हम लोग के पास? ट्रांसफर। तो शेयर या डिबेंचर बेचने वाला कोई सेलर होगा। आप इस साइड में यहाँ पे क्या बना हुआ है? बायर। आप एक लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठा, यू हैव डिसाइडेड टू परचेज डिबेंचर्स। जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे डिबेंचर खरीद सकते हो। तो आपने डिसाइड किया डिबेंचर खरीदने का। समझ आया क्या? मैंने डिसाइड किया डिबेंचर खरीदने का। जैसे मैंने डिसाइड किया डिबेंचर खरीदने का, द अदर साइड हु इज सेलिंग इट, मेरे को नहीं पता कौन बेच रहा है, देयर इज एन अदर पार्टी व्हिच इज कॉल्ड एज द सेलर। इसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? बायर को। यस या नो? फिर ये सेलर का एक बैंक टाइप। सेलर क्या बोल रहा? ठीक है, आई एम रेडी टू रिलीज एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट। तो ये एक बैंक टाइप है जो बेसिकली बायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। क्या बोला यहां तक समझ में आया? तो हम लोग एक लैपटॉप में जाते हैं, हम लोग प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो सेलर उधर से बेच देता है, बायर यहां से खरीद लेता है। फिर ये शेयर्स और डिबेंचर जो सर्टिफिकेट है, पुराने जमाने में लेटर के फॉर्म में आता था, आजकल ये क्या फॉर्म में आता है? ऑनलाइन फॉर्म में। तो शेयर और डिबेंचर का सारा सर्टिफिकेट्स एक बैंक टाइप बॉडी है जो होल्ड करता है। फिर जब सेलर ऑर्डर देता है तो बैंक रिलीज कर देता है उस सर्टिफिकेट को फ्रॉम द नेम ऑफ द सेलर टू द नेम ऑफ द बायर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। नहीं समझे अभी भी? जब ये ट्रांसफर होता है ना, you have to pay a stamp duty, and this stamp duty is paid by the buyer. This stamp duty is paid by the buyer. I'm not sure आपको पता है नहीं पता। अगर मैं एक फ्लैट खरीदूंगा, मेरे को उस फ्लैट को रजिस्टर करना पड़ेगा। That's the duty of the buyer, not the duty of the seller. नहीं समझा? तो बिल्डर रजिस्टर करके नहीं देगा, फ्लैट आपको अपने नाम पे रजिस्टर कराना, तो आप करवाओगे रजिस्टर। तो आप कोर्ट पे जाओगे, एक स्टैम्प पेपर आता है, आई एम नॉट श्योर, हैव यू सीन अ स्टैम्प पेपर? उस स्टैम्प पेपर पे आपको पे करना पड़ता है, फिर वो स्टैम्प पेपर का आपको पे करना पड़ता है चार्जेस, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैम्प ड्यूटी। तो मैंने इस पोर्टल से शेयर्स खरीदा, मान लो ₹102 पे। किससे खरीदा पता नहीं, कोई दूसरा पार्टी से। उसने ऑर्डर दिया एक बैंक टाइप को जो सारा सर्टिफिकेट्स होल्ड करता है आजकल इन अ क्लाउड स्पेस, ऑनलाइन फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ द फिजिकल डिलीवरी। वो फिर क्या करता है? ट्रांसफर। पर अगर फ्रॉम बायर, सेलर टू बायर ट्रांसफर होना है तो बायर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एंड दे विल हैव टू पे व्हाट? ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी। अब हम स्टैम्प ड्यूटी के लिए हम खुद तो कोर्ट जाएगा नहीं, आई नीड द हेल्प ऑफ अ लॉयर व्हिच विल गोना टेक मी legal charges. Yes or no? And then this bank wala will process
the shares to my account, which is called as DMAT. डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे अपना बैंक में जब रुपया जाता है तो एक पासबुक में रिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही वहां पे वो बैंक है संभालने वाला। वैसे यहाँ पे शेयर्स का ऐसे बैंक नहीं है, पर एक शेयर्स का पूरा बॉडी है जो लोग हर कंपनी का सर्टिफिकेट होल्ड करता है, एंड दे ट्रांसफर इट फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, लाइक एनईसी बेसिस इज द रेगुलेटिंग मार्केट जहां पे आप जाके काम करते हो, दे ट्रांसफर इट बेसिकली इन व्हिच फॉर्म, डीमैट। ये बैकग्राउंड वर्किंग, आई एम नॉट टीचिंग हाउ टू ट्रेड शेयर्स, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट हैपेंस। Is this okay? And आप ये जो पोर्टल है ना, और ये जो आप एक एग्जीक्यूशन कर रहे हो, तो मान लो मेरे को अपना फंड्स वैभव को ट्रांसफर करना है, तो देयर इज अ बॉडी इन बिटवीन व्हिच इज बैंक। मैं अपना पैसा अपने बैंक को ऑर्डर देता हूँ, बैंक उधर से डालता है, तो हम दोनों के बीच में एक बॉडी है जो ये ट्रांजैक्शन हेल्प करने में करता है, व्हिच इज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। सब लोग एक ब्रोकर को यूज करते हैं। इट कैन बी एन ऑथराइज्ड ब्रोकर जो एकदम मतलब मेन टाइप्स, या अनऑथराइज्ड टाइप्स भी होता है, ठीक है। तो ब्रोकर्स होते हैं और आपको उनको भी कुछ पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज चार्जेस। क्या बोला पहले, बोलो समझ आया या नहीं? आप जब शेयर खरीद रहे हो, आपका स्क्रीन पे प्राइस कितना दिख रहा है? 102 का शेयर है, और आप जब खरीदोगे ना तो 102 नहीं लगेगा, 102 से ज्यादा लगेगा। ट्रांसफर का चार्जेस, लीगल चार्जेस, ब्रोकरेज जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो अगर कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग करता है उसके लिए सब वर्ड्स बहुत कॉमन होना चाहिए कि आप कोई भी चीज से अगर ट्रेड कर रहे हो तो देयर विल बी अ ब्रोकरेज चार्जेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो जीरो ब्रोकरेज का एक बहाना है, ब्रोकरेज तो है, इट कैन नॉट बी जीरो, दे आर नॉट ऑपरेटिंग अदरवाइज बिकॉज़ दे आर एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएरी फॉर योर सर्विसेज। अब मेरा चैप्टर इज नॉट अबाउट द ट्रेडिंग, तो मैंने क्यों हिंट दिया, खाली समझाने के लिए कि मैं जो बोला ना, करंट इन्वेस्टमेंट इनिशियली क्या चीज में मेजर होता है, और लॉन्ग टर्म भी क्या चीज पे होता है, कॉस्ट। कॉस्ट इज नॉट द परचेज प्राइस, इट इज परचेज प्राइस प्लस कुछ और खर्चा जो मैं ऑन द डेट ऑफ परचेज पे कर रहा हूँ। मैं इसका पूरा लिखवाऊंगा, पर हिंट देके छोड़ दिया, आप लोग नहीं समझे अभी भी। तो मैंने बोला एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट विल बी क्लासिफाइड ईदर एज, बोलो यार, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट रेडिली रियलाइजेबल या फिर मैंने होल्ड किया है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर, उसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, बाकी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये इनिशियली क्या चीज में रिकॉग्नाइज होता है, कॉस्ट इंक्लूड दोस चार्जेस। तो जब मैं कॉस्ट बोल रहा हूं ना, दैट इज परचेज प्राइस प्लस दोस चार्जेस, हमेशा। वो अभी भी कंफ्यूजन में है। अब हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं, subsequent recognition, मतलब ऑन द बैलेंस शीट डेट। इज दिस ओके? तो अगर आप बैलेंस शीट डेट पे बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है करंट इन्वेस्टमेंट है, तो इट इज बेसिकली इज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू में से जो कम होगा उस पे वैल्यू किया जाएगा। अभी फेयर वैल्यू क्या होता है समझाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में it is valued at cost unless there is a permanent decline in the value। अब मैंने शेयर खरीदा 102 पे, शेयर का दाम गिर के 100 हो गया। अब हमको पता है ये परमानेंट नहीं है ब्रो, दिस विल अगेन राइज या और फॉल, हमको नहीं पता। तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म है तो हम 102 पे ही वैल्यू करेगा सब्सिक्वेंटली। पर अगर मैंने पहले बैलेंस शीट डेट पे करंट माना, पर नेक्स्ट डेट पे मैं इसको लॉन्ग टर्म जैसे ट्रीट करने लग गया, तो इट विल रीक्लासिफाई फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म। तब क्या होगा वो मैंने नहीं पढ़ाया अभी। मैंने बोला एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट कितने तरह के, क्या क्या, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज रेडिली रियलाइजेबल और इट इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर। ये इनिशियली इट इज मेजर्ड एट व्हाट, अगर आप बता सकते हो तो मेरे को, कॉस्ट। फिर इसका जो कैरिंग अमाउंट है, जो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होगा, इट विल बी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और क्या चीज पे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जो ऑन द डेट ऑफ मेजरमेंट इट कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन बायर एंड
sell. In short, ना this is very similar to market value. बहुत बार मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू जैसा होता है, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सिचुएशन में मार्केट वैल्यू इज अ फेयर वैल्यू. पर अपने चैप्टर एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं दे रहे. चार साल से पढ़ा रहा है, बच्चा का शक्ल देख के बता देगा कब क्या सोच रहा होता है, उसी के लिए पैसा लेते हैं. इट इज एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड सेलर्स. जिस दाम पे हम लोग एक्सचेंज करने के लिए रेडी है, दैट इज लाइक अ फेयर वैल्यू, विच इन मोस्ट केसेस इज सिमिलर टू व्हाट मार्केट. और रियलाइजेबल वैल्यू बात एक ही है कि अगर आज बेचने जाए तो जिस दाम पे मेरे को लग रहा है कि ये बिक सकता है, दैट इज द फेयर वैल्यू. तो करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन इन्वेंट्री जैसे ही तो हो गया है, लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि तो अभी बिकने का बात हो रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बिकेगा. तो आज वाला दाम मेरे लिए इररिलेवेंट है, जो इतना कॉस्ट उस पे लिखते रहो, अनलेस एंड अनटिल उस एसेट का दाम परमानेंटली गिर गया है. ओके, नहीं समझा? 100%. ये इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन है एज पर व्हाट. अब एक चीज समझिएगा, अपना चैप्टर ना सिलेबस का स्कोप को और कम कर दिया है. बोला यार देखो, हम लैंड खरीदेगा रेंटल कमाने के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट है. हम गोल्ड खरीदेगा, वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट. ये सब हम नहीं पढ़ाएंगे. जाओ, मेरा फोकस खाली दो चीजों पे होगा. ये अब चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वन इज फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. दूसरा इज वेरिएबल income bearing security. When I'm talking about fixed income bearing security, I'm talking about debenture and bonds. I hope everyone will agree, क्योंकि debenture bonds में हम लोग को क्या मिलता है, interest which is at a fixed rate. और variable is basically dividend. So I am talking about what? Shares. अगर मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदूंगा, उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, या अगर मैं किसी कंपनी का डिवेंचर बॉन्ड्स खरीदूंगा, मैं उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाऊंगा, ये मेरा सिलेबस का पार्ट है, जिसको नाम बोला गया फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी एंड वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. हमने चैप्टर में दो टॉपिक है, जैसे इंश्योरेंस में दो था, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे भी दो ही चीजों का अकाउंटिंग करना है. अगर मैं किसी कंपनी का डिवेंचर बॉन्ड्स खरीदूंगा, उसका अकाउंटिंग, या मैं कभी किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदूंगा तो उसका अकाउंट. नहीं समझो? एक नंबर. अब ये फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी इज द क्लासिफिकेशन फॉर सम्स पर्पस. समझा? AS 13 थोड़ी बोलता है ऐसे क्लासिफाई करो. AS 13 क्या बोलता है, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म. अब आप सम के लिए बोलेगा ये वेरिएबल का सम, अनवेरिएबल में फिर या तो वो करंट होगा या फिर, तो वेरिएबल और फिक्स सम का क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर के लिए AS 13 करने. इसके पहले मैंने AS 13 पढ़ा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. As per AS 13, investment is classified as current and long term. Initially, the current investment is valued at cost. Long term is valued also at cost. पर जैसे जैसे आपका subsequent measurement होगा on the balance sheet date, current investment is measured at lower of cost or fair value. Long term cost पे होगा unless there is a permanent income. अब अपना चैप्टर डज नॉट टॉक अबाउट लैंड का इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, ओनली टॉक अबाउट सिक्योरिटीज, व्हिच इज शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. पर डिबेंचर बॉन्ड्स का इनकम फिक्स होता है, तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. शेयर्स का इनकम वेरिएबल होता है, डिविडेंड, उसके लिए उसको बोलेंगे वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या कोई डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से प्लीज. श्योर? तो मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया, अगर आप इसमें हेल्प कर सकते हो तो मेरे प्लीज. मैंने इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन लिखवा दिया, ठीक है, और उसमें बोल दिया एसेट हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्लीज. एज पर AS 13,
As per AS13, investment can be classified as per AS13, investment can be classified into two categories. A, क्या क्या अगर आप बता सकते हो तो, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. As per AS13, investments can be classified into two categories: current investment and long-term investment. For next point, current investment refer to those investments current investment are those investments current investments are those investments current investments are those investments which are readily realizable. Current investments are those investments. Current investments are those investments which are readily realizable, or current investments are those investments which are readily realizable, or मतलब एंड लिखो, एंड इट इज इंटेंडेड. देखो मैंने वर्ड यूज किया इंटेंडेड क्योंकि तो इंटेंशन के ऊपर है आपका, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है यार. एंड इट इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर and it is intended to be held for not more than 1 year from the date of its purchase. जिस दिन खरीदा उससे, हाँ. And it is intended to be held for not more than 1 year from the date on which the investment is made. And it is intended to held for not more than 1 year from the date on which the investment is made. बताइए क्लियर है, नहीं है क्लियर? नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, आपको इसका डेफिनेशन पता ही है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन अ करंट इन्वेस्टमेंट. Sorted. अब नेक्स्ट लाइन, अच्छा से पूरा समझ आया, बहुत टाइम लेके समझाया, हड़बड़ी नहीं की, एकदम क्लियर है कंसेप्ट. पहला क्लास स्ट्रॉन्ग रखने से चैप्टर इजी लगते. क्या यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसे लिखते हैं हम लोग, इनिशियल रिकॉग्निशन. क्या चीज का? करंट का एंड लॉन्ग टर्म का. तो दोनों का इनिशियल रिकॉग्निशन क्या चीज पे है? कॉस्ट. लिख लीजिए, इनिशियल रिकॉग्निशन करंट इन्वेस्टमेंट का भी क्या चीज पे है? कॉस्ट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी क्या है? कॉस्ट पे. क्लियर है? फिर कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट डेट पे किस अमाउंट पे कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन. कैरिंग अमाउंट और सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन. रेडी है आप लोग लिखने के लिए? तो करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखना लोअर ऑफ, अभी अभी याद करवाया था, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू. लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू.
पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरीड एट व्हाट, अगर आप मेरे को जल्दी से बता सकते हो तो इट इज कैरीड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज अ permanent decline in the value of investment. Cost unless there is a permanent decline in the value of investment. बोलो 100%, कोई डाउट कोई दिक्कत? ऑल सॉर्टेड, पूरा समझ आ गया? तो इसके नीचे लिखिएगा fair value means तो इस टेबल में मैंने एक वर्ड डाला है ना, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड व्हाट, फेयर वैल्यू। तो व्हाट इज फेयर वैल्यू, मैं वो लिखवा रहा हूं। फेयर वैल्यू इज द वैल्यू fair value is the value at which the asset can be exchanged। ये डेफिनेशन ना बहुत जगह आएगा, तो मैंने सबसे पहले ही लिखवा दिया, इजी रहेगा आपके लिए। fair value is the value at which the asset can be exchanged between a which the asset can be exchanged between a knowledgeable buyer fair value is the value in which the asset can be exchanged between a knowledgeable buyer and a knowledgeable seller। हेवीनेस देखो लैंग्वेज का, एस का लैंग्वेज है ना, नॉलेजेबल बायर और नॉलेजेबल सेलर में जिस दाम पे इन लोग एक्सचेंज करते हैं उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? आगे भी और कुछ बोला, इन अ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, इन आर्म्स ARM, आर्म हाथ का आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ये वर्ड आपकी जिंदगी में आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बार बार आने वाला है, ठीक है। एक AS 18 जाके पढ़ोगे आप लोग, तो विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। तो बहुत बार क्या होता है, कंपनी का ट्रांजैक्शन उनके जान पहचान वालों से होता है। तो एक डायरेक्टर इज एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन विद हिज वाइफ, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, एंड अब वो तो एसेट उसको सस्ता दाम में ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू डू द ट्रांजैक्शन इन आर्म्स लेंथ वे, इट शुड बी रीजनेबल, बिकॉज़ लोगों का, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है भाई। It has to be done in an arm's length। मतलब अगर ऑर्डिनरीली, आर्म लेंथ का मतलब है अगर आप ऑर्डिनरीली अपने जान पहचान वालों को नहीं बेचते, बाजार में एक नॉलेजेबल बायर और सेलर जिस दाम पे एक्सचेंज करते उसे फेयर वैल्यू बोला गया है। ये हो गया हाई फाई, ज्यादा ही कुछ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, फुल स्टॉप देके लिख दीजिए। इन शॉर्ट मार्केट वैल्यू, in short market value is the fair value। तो अपना चैप्टर के लिए मार्केट वैल्यू इज द फेयर वैल्यू। तिल लेने का आर्म लेंथ वार्म लेंथ, ठीक है, ज्यादा लॉ पसंद नहीं है यहाँ पे अपने को। तो मार्केट वैल्यू इज द, अपने लिए तो यही है। पर अभी मार्केट वैल्यू क्या होता है, जिस दाम पे बाजार में ऑर्डिनरीली एक बायर और सेलर एक्सचेंज करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट कोई दिक्कत यहाँ पर? ये मैंने किसके बारे में बात कर दिया, करंट इन्वेस्टमेंट का लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होता है वो मैंने लिखवा दिया। एक बार चैप्टर का फ्लो बोलिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट आर एन एसेट्स हेल्ड फॉर व्हाट, अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल फॉर कैपिटल एफिशिएंसी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज डन एज पर AS 13। AS 13 ये बोलते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड हम लोग का पार्ट नहीं है। इस चैप्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का दो क्लासिफिकेशन है, करंट, लॉन्ग। अगर आप रेडीली रियलाइजेबल है या फिर इंटेंडेड टू नॉट होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर,
इट इज अ करेंट इन्वेस्टमेंट, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इनिशियली क्या चीज पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट, लॉन्ग टर्म भी कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली करंट इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी एट कॉस्ट अनलेस देयर इज अ परमानेंट, और फेयर वैल्यू अपने लिए मार्केट वैल्यू, जिस दाम पे बाजार में वो एक्सचेंज होगा इन एन आर्म्स लेंथ। ये सब याद रहता है, बेकार वर्ड तो, काम का वर्ड थोड़ी याद रहता है, आर्म लेंथ कभी नहीं भूलेगा तुम, हाथ का मेजरमेंट बेसिक, जिस दाम पे बाजार में काम आए तो। क्लियर, रिपीट करना है, समझ आ गया है, आगे भी काम आएगा कहीं ना कहीं ये फेयर वैल्यू। तो कोई और टीचर पूछे तो मेरा इज्जत रखते हुए बता देना क्या होता है, जिस दाम पे बायर और सेलर हमारा फेयर वैल्यू कहते हैं, बाकी टीचर पूछे मार्केट वैल्यू, जिसमें नॉलेजेबल बायर और सेलर एक्सचेंज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अच्छा लगा बाकी टीचर के लिए, अपने लिए सरल भाषा, ठीक है। क्या अब तुम मेरा क्लास में बोल सकते, क्या यहाँ तक ओके है? नहीं है ओके बता दीजिएगा। तो मैंने एक अलग से फेयर वैल्यू का डेफिनेशन लिखा है क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था फेयर वैल्यू। अब इस चैप्टर का स्कोप क्या है वो तो समझे, ठीक है। ये चैप्टर का स्कोप ये है कि वी विल डू आवर इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग व्हाट, दो टाइप, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। For our chapter purpose, investment will be classified as fixed income bearing security and variable income bearing security. अब इस obviously variable में भी करंट लॉन्ग टर्म है, फिक्स में भी करंट है, लॉन्ग टर्म तो ये सर्टेन बोला है ना, चलेगा। तो लिखते हैं अपने कॉपी के अंदर प्लीज। On general basis, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, जनरल। AS13 पूछेगा तो करंट एंड लॉन्ग टर्म। नॉर्मली while doing sum and all investments on a general basis, investments are classified into two broad categories. On a general basis, investments are classified into two broad categories. A बता दिया गया, उसके लिए हम पूछेगा आपसे, आप बताओ क्या है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, बी वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। So on a general basis, investments are classified into two categories, variable fixed income bearing security, variable income bearing security. ये general पे है। तो मतलब एक सेकंड ब्रो, प्लीज कैन यू स्विच ऑन द एसी यार, बंद मत किया करो एसी। कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपने चैप्टर के लिए जब हम लोग सम्स करेगा, दो चीज दिमाग में रखते हुए सम्स करेगा। बताओ क्या क्या टाइप का, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। हम लोग का चैप्टर में दो ही तरह का सम, एक फिक्स्ड इनकम का और एक वेरिएबल इनकम का। रेंटल नहीं, रेंटल का सम नहीं, सिक्योरिटीज का सम है अपना चैप्टर के। ओके, तो हम लोग इसमें से पहले करेगा फिक्स्ड इनकम। पहले कौन सा करेगा, फिक्स्ड इनकम, उसके बाद कौन सा करेगा, वेरिएबल इनकम। तो अब मेरा पूरा फोकस विल बी ऑन व्हाट, सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम। अब जैसे इंश्योरेंस क्लेम में दो था, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे भी दो है, फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल इनकम। पहले कौन सा पढ़ा रहे, फिक्स्ड इनकम, फिर कौन सा पढ़ाएगा, वेरिएबल इनकम, फिर दोनों सिखाएगा तो दोनों का मिक्स सम आएगा। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट का आता था। जितना क्लियर रखेगा चैप्टर उतना इजी है। तो हमसे पूछा चैप्टर है क्या, हम लोग इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट में AS13 का बात होगा, AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ये है। ये ज्ञान को रखो साइड, थ्योरेटिकल। अब आया प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली चैप्टर में इन्वेस्टमेंट दो तरह, फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल इनकम। पहले कौन सा पढ़ेंगे, फिक्स्ड इनकम। वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम कमा के देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज बेसिकली डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी वो होता है जिसका इनकम रेट फिक्स नहीं है, लाइक डिविडेंड कमाने वाले लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे शेयर्स,
ओके, शेयर्स को ना सिक्योरिटीज को लोग एक और वर्ड से भी बोलते हैं, स्क्रिप, SCRIP. स्क्रिप इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो व्हाट, सिक्योरिटीज. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन? तो चलिए लिखिएगा प्लीज. अब हम ना वेरिएबल का डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा, हम खाली किसका लिखवाएगा, फिक्स, क्योंकि जब पढ़ाई फिक्स है तो पहले फिक्स ही लिखो खाली. तो लिखो प्लीज, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज. Fixed income bearing securities fixed income bearing securities refer to those securities fixed income bearing securities refer to those securities having fixed rate of income. Having fixed rate of income. Example, fixed income bearing security refer to those security having fixed rate of income. Example, government securities, debentures. अब सुनो, वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, या तो वो करंट होगा या फिर, और वो इनिशियली क्या चीज में मेजर होगा, कॉस्ट. वेरिएबल फिक्स्ड के अंदर अगर वो लॉन्ग टर्म है तो सब्सिक्वेंटली भी कॉस्ट पे ही होगा, और अगर करंट है तो इट विल बी एट लोअर ऑफ कॉस्ट. फेयर वैल्यू कैसे बोल सकते हैं, इट विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट. एंड भाई AS 13 तो लगाना ही पड़ेगा ना. इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को मैंने दो तरह से बांटा है, वेरिएबल एंड फिक्स. मैं पहले कौन सा पढ़ा रहा हूँ, फिक्स, जो फिक्स रेट ऑफ इनकम कमा के देगा, जो इनिशियली क्या चीज पे मेजर होगा, कॉस्ट. सब्सिक्वेंटली अगर वो करंट है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू. लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट. वो बैकग्राउंड मैंने पहले ही पढ़ा दिया, चैप्टर का फ्लो समझ आ गया. ओके, अब जो आगे का स्टोरी है ना 20 मिनट का, 20 मिनट्स लेगा हम, ये समझना सबसे जरूरी है. और ये ना एक और चैप्टर है अपना सिलेबस में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वहां पे भी काम है, सेम कंसेप्ट. तो सुना हुआ भाषा अच्छा लगेगा. बोल ले, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जो फिक्स्ड इनकम है, इसका जो ट्रांजैक्शन है ना, दिस कैन बी ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस. व्हाट बेसिस? एक्स इंटरेस्ट बेसिस. क्या नमूनागिरी हम समझाएंगे आप. दूसरा, it will be on कम इंटरेस्ट बेसिस. तो आप जो शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहे हो, तो शेयर्स को गोली मारो. मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, डिबेंचर्स दैट कैन बी परचेज्ड ईदर ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस और कम इंटरेस्ट बेसिस. ओके, मतलब बोला ही नहीं है, नहीं समझा. चैप्टर का फ्लो बनाओ. इन्वेस्टमेंट दो तरह का है अपने लिए, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी या फिर वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. और फिक्स्ड इनकम में एज पर AS 30 it will be current investment or long term investment which will be initially recognized at what cost. Subsequent recognition will be lower of cost and fair value. A long term investment subsequently will also be realized at cost. एक बार गोली मारो ना, गोली मारो ना, एक्सपेरिमेंट कॉस्ट ही है, ठीक है यहाँ तक. Subsequent recognition मतलब on which date? Normally बैलेंस शीट. The carrying amount किस पे कैरी फॉरवर्ड होगा. अब पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर ले. What is the initial recognition? Cost. और अगर आपको एक कॉस्ट समझना है ना, उसके पहले आपको दो वर्ड समझना पड़ेगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन एंटर किया है वो एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे है या फिर कम इंटरेस्ट बेसिस, क्योंकि इसके बिना आपका कॉस्ट नहीं निकलेगा. पर ये कंसेप्ट
वेरिएबल इनकम पे नहीं है, क्योंकि वेरिएबल इनकम पे इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए बाइफर्केशन किया गया है। यहाँ वर्ड क्या है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, देयर इज नो कांसेप्ट कॉल्ड एज एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड। पहले तो यही समझने, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग बोल नहीं पा रहे जैसे हमको चाहिए। इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में दो तरीका से बटेगा। हम लोग पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? अब ये फिक्स एज पर AS 13 विल बी करेंट और लॉन्ग टर्म। इनिशियली कॉस्ट, सब्सिक्वेंट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। यहाँ पे कॉस्ट, अब ये कॉस्ट निकालना है ना, जिस दिन खरीदेगा उस दिन का कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि फिक्स्ड इनकम में वो ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट पे हुआ है या फिर कम इंटरेस्ट। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम कॉस्ट का फॉर्मूला लिख पाएगा। और मैंने एक हिंट पहले ही दे दिया कि आप जब खरीदोगे तो ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो तो यू आर द वन हु इज रिस्पांसिबल टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। ब्रोकरेज को लोग कमीशन भी बोलेंगे बहुत बार। खरीदने बेचने में एक तरह का टैक्स भी लग जाता है बहुत बार, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT बोल के लगता है, GST भी लगता है, ठीक है, STT एंड GST ये सब भी लगता है। वो सब जो है वो सब टैक्स का ज्ञान आप टैक्स पे लीजिए, मैं तो अकाउंटिंग करवा रहा हूँ। STT आपके आएगा डायरेक्ट टैक्स में, GST आप पढ़ रहे हो अभी, क्या यहाँ तक क्लियर है? तो जब मैं एक सामान खरीदूंगा वो लैपटॉप स्क्रीन पे कोटेड 102 पे, दैट्स द कोटेड प्राइस, but when you buy it you are actually not going to get it at 102 because there are other costs like stamp duty, brokerage's commission, STT, GST, ये सब तो है ना। इसके सिवा आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट पे या कम इंटरेस्ट पे इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम, पर इन केस ऑफ वेरिएबल इनकम ये नौटंकी नहीं है। जब इतना समझ गया तो हम आगे का बात। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स एक ही चीज समझाना है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होता है। क्या आप रेडी है? और इस पे एकदम टाइम पास मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कॉपी में पास कुछ नहीं लिखना है, खाली आप 15 मिनट ये बैठा दीजिए। रेडी? चलिए, मैंने 6% डिबेंचर्स खरीदा है, तो व्हाट इज दिस 6%? मेरा पहला क्वेश्चन। एट द रेट ₹98, तो मैंने कितना रुपया पे खरीदा है? 98। ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटरेस्ट, क्या लिखा मैंने? एक्स इंटरेस्ट। रिपीट करना है, क्लियर है? तो मैंने कितना पे खरीदा है? 98 एक्स इंटरेस्ट पे, जिसका फेस वैल्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, फेस वैल्यू 100 रुपया। मतलब मैंने 100 का डिबेंचर 98 पे खरीदा है। एट व्हाट बेसिस? एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकरेज 2%। लीगल फीस, क्यों लग रहा है लीगल फीस? पता होगा, क्योंकि मैं बायर हूं, मेरे को अपने नाम पे रजिस्टर करवाना है, तो आई हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी। लीगल फीस 200 रुपया। क्या यहाँ तक क्लियर है? और मैंने ऐसे 6% 100 डिबेंचर खरीदा है। नहीं समझा? तो अगर मैं इसका कॉस्ट निकालने जाऊंगा, और ये मैंने पता है कब खरीदा है, ऑन 31 मई। इसको बुलाइए, आपका ध्यान यहीं रहना चाहिए। हाँ, फोन हटा दीजिए। कैलकुलेटर कहाँ है? घर पे, एग्जाम में भी घर में छोड़ के चले जाना। मेरा क्लास बिना कैलकुलेटर के एंटर नहीं करेगा। हम लोग अभी तक इंसानों की तरह ट्रीट किया। आई डोंट वांट कि आप लोग को जानवर की तरह ट्रीट करें। Carry your calculator, get your shit together, get all my homework updated by Wednesday, including the recordings of hire purchase and insurance claim. I need the copy on my table. और उस दिन नहीं मिला ना, यहाँ नीचे बैठा के करवाएगा। और हम एकदम जेन्युइन है, हमको खाली पास से मतलब, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको हम अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है। जिसको अच्छा लगना चाहिए उसको हम अच्छा ही लगता है, तो हम आपके लिए अच्छा खराब बनना नहीं चाहते। तो चुपचाप अपना होमवर्क कीजिए, जो जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नहीं सोना है मत सो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम इंटर का बच्चा है, तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस भी होगा, तुमको घर वाला लोग फोन करेगा, हम फोन ब्लॉक कर देगा। स्ट्रेस है तो होने दो, हमको कोई लेना देना नहीं। स्ट्रेस रिलीज कर लो, पर होमवर्क चाहिए।
आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हो, गाइडेंस दे देगा। 6% कितना डिबेंचर्स खरीदा मैंने, 100 एट द रेट कितना रुपया, 98। क्या बेसिस पे, ये बहुत जरूरी है, किस बेसिस पे, दूसरा बेसिस क्या होता है, ब्रोकरेज कितना परसेंट, लीगल फीस कितना रुपया। अब एक बात समझना, 100 इंटू 98, 9,800 प्लस करेगा ब्रोकरेज विच विल बी कितना परसेंट, 2% ऑफ 9800, 196 प्लस पता है क्या लगेगा, 10196। दिस इज योर कॉस्ट। अब 9,800 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, 10196। दिस इज योर कॉस्ट। तो यू विल रिकॉर्ड इट एट 10196। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, 70% चैप्टर इसी के ऊपर है कि व्हाट इज द कॉस्ट, इसके बिना आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। पर मैंने कुछ और भी तो बोला, तो इसको भी तो इज्जत दे दीजिए गौतम जी, हम लोग देते हैं। कब खरीदा, ये डेट बहुत है। और एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट नॉर्मली अगर आपको पता होगा हाफ ईयरली पे होता है, देयर इज नो कंसेप्ट एनुअली, क्वार्टरली। डिबेंचर्स पे द इंटरेस्ट आर पेड हाफ ईयरली, पूरा दुनिया ऐसे ही ऑपरेट होता है। हमारा गरीब टेक्स्ट बुक कभी कभी क्वार्टरली, सेमी एनुअल, मतलब एनुअली ये सब देते हैं पुराने टेक्स्ट बुक्स। अभी हर टेक्स्ट बुक क्या देता है, हाफ ईयरली। तो ऐसा बुक है जो ईयरली वाली बोलो, टेक्स्ट बुक छोड़ देना, मत पढ़। इन्वेस्टमेंट आर पेड ऑन 30th September and 31st March। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आप खरीद रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल रिकॉग्निशन विच इज डन एट व्हाट, कॉस्ट। फिर आपको 31 मई को आपने खरीद लिया, फिर आपको 30th सितंबर को, मई के बाद सितंबर आता है, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। फिर आप जिस दिन बेचेगा उस दिन आप एंट्री करेगा। तो एंट्री कब कब हो रहा है, खरीदने का, इंटरेस्ट का, बेचने का। और बेचने में प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड होगा विच इज कैरिंग अमाउंट। पर इनिशियली किस पे होगा मैंने सिखा दिया, किस पे, कॉस्ट कितना है, पर सिंस इट्स अ फिक्स्ड इनकम इट कैन बी ईदर ऑन एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। पर वेरिएबल होता तो हम बोलते कॉस्ट ये चला के बाद, कि उसमें एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट नहीं। आई थिंक हम इतना बढ़िया से समझे कि ये तो क्लियर हो। आगे बढ़ रहे हैं, रिप्लाई आना चाहिए। ओके ओके, अब सुनिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यस या नो। एक नेक्स्ट डेट है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद का डेट भी हम सही लिखा है ना, हमारा डेट्स, हाँ ये डेट्स हम लिखा है। इसमें से ना 2 डेट को तो हम हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन से, क्योंकि उस दिन क्या आएगा, लक्ष्मी। अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब स्टोरी को बनाते इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, क्योंकि जिंदगी में मैं लेके आता हूं स्पेलिंग क्या, स्पेल करो ना प्लीज। वो हम एक्चुअली वो वेट लॉस वाला बना दिया था। इंटर तक तो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा ना, तो इंटर में कहाँ डाइट वाइट, खाना खाली दिखता है और ज्यादा ही खाएगा दिन भर। ये क्लियर है। और घर वाले लोग को भी दया आता है तो ज्यादा खिलाता है कि मेरा बेटा इतना पढ़ रहा है, ठीक है। वैभव आर्या जी ठीक हो, तो ना वैभव आर्या है, दोनों क्यों है,
पहले आ रहे तो फिर तो वैभव आर्या, ठीक है। अब ये वैभव आर्या was the owner of the debentures, okay, on 1/4/20। तो वैभव को पता है क्या मिलेगा, जिंदगी में क्या आया, इंटरेस्ट। तो वैभव आज नाच रहा है, नाच रहा है क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। फिर से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। फिर वैभव नाच रहा है क्योंकि जिंदगी में क्या आ रहा है, लक्ष्मी। और तो कुछ आ नहीं सकता इसका जिंदगी में। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो वैभव का जिंदगी में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब एक दिन इसका रास्ता में मिलाप हुआ। with a lady called as चंपा। ठीक है, अब देखो यार, वैभव जिधर लड़की देखता है, ठीक है, उधर पे चले जाते हैं। इसको हर लड़की सुंदर देखता है और चंपा पे भी दिल दे बैठा, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो एक दिन रास्ता में इसको क्या मिला, कौन मिली, चंपा। और चंपा बोला, वैभव तुम मुझसे वेट लॉस किया है, तुम ज्यादा स्मार्ट हमको कोई बंदा लगता ही नहीं। आई डोंट नो है, तो आई डोंट वांट टू गो देयर। ठीक है, तो अपन चंपा पे ही रखेंगे सारे लड़कियों का नाम, ठीक है, इजी रहता है। ठीक है, चंपा इज फिक्टिशियस इन नेचर। तो अगर किसी को किसी के घर पे किसी को चंपा बोलता है तो वो बाय कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो वैभव किसको देख कर फिसल गया, ठीक है। और फिर कॉम्प्लीमेंट मिल गया, क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला, वेट लॉस। पहले नहीं था, वेट लॉस के बाद वैभव क्या दिखने लग गया, तो अब ऐसे तो पेट निकल ही गया भाई, बढ़िया है हम लोग। वैभव और अंदर, ठीक है, सांस रोक के खड़ा है, या आई एम सेक्सी नाउ, ठीक है। तो वैभव अलग ही फूला हुआ दिख रहा है, ठीक है, उस दिन। क्योंकि इसको क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिला, चंपा मिलेगा, जाते हैं, ठीक है। अब ये चंपा बोला, वैभव यार हमको ना डिबेंचर्स खरीदना है, ठीक है। क्या खरीदना है, डिबेंचर्स। तो बोला नो वरीज, आई हैव डिबेंचर्स, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये डिबेंचर आप मेरे से खरीदिए। देखो रियल लाइफ में हमको भी पता है ऑनलाइन पोर्टल वोटल मिलता है, पर हम इतना समझाएगा तो फिर हम स्टोरी नहीं समझा पाएगा। स्टोरी जरूरी है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि वैभव का जात मानना है, ठीक है। चंपा ने बोला, वैभव डार्लिंग आई वांट टू परचेज व्हाट, डिबेंचर। कितना, 100 कितना पे, 98। तो बोले नहीं चंपा बेबी, अब बेबी पे आ गए, भी चंपा बेबी 98 इज वेरी लेस। फिर वो बोले वैभव जानू इतना कम, तो क्यों इतना, मेरे लिए इतना नहीं। और जैसे ये सुना, वैभव बोला जिंदगी में पहली बार वो इतना प्यार दिया है। हम रात रात भर एक्टिवा लेके घूमे लड़कियों के लिए, यहाँ कोई प्यार नहीं कर, ये चंपा आगे से प्यार दे रहा है मेरे को। देखो यहाँ तो वैभव पिछलेगा, ये सब जानते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ये बोला ठीक है, खाली चंपा जी आपके लिए कितना पे, ठीक है। प्यार से बोला आर्या सो स्वीट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे ये हुआ, ये डिबेंचर में किसका नाम प्रिंटेड था, वी आर्या, वैभव आर्या। इसको कटवा के ऑन 31st में इसको कटवा के किसका नाम लिख दिया, चंपा, ऑन द स्टैम्प ड्यूटी। चंपा इज वेरी फास्ट इन ट्रांसफरिंग, ठीक है, तो वेरी फास्ट इन ट्रांसफरिंग। तो चंपा ने तुरंत डिबेंचर खरीदते ही नाम काटा, क्या काटा, नाम। और वैभव आर्या से चंपा लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। जैसे लिखा उसको हक किया, और वो जो होता है ना वेस्टर्न किस,
हवा वाला जो चिक्स पे मिलता भी नहीं है, ठीक है, इसके मन में जो लड्डू फूट रहा था, समझा ना तुम फीलिंग, ठीक है, ताकि थैंक यू यू लाइक माय ब्रो विल मीट ऑन राखी, ठीक है, ये बोल के अपना चंपा जा रहा है, ठीक है। अब वैभव को रियलाइज हुआ कि देखो भाई, अब ये नाम चंपा नहीं, अब ये डिबेंचर का सर्टिफिकेट में नाम वैभव आर्या नहीं है, क्या नाम है, चंपा। और अभी तक ये सदमा से रिकवर ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही दिन में इतना कुछ हो गया इसके साथ। अब ऑन ये कबीर सिंह बन गया है, ठीक है, आइस वाइस डालता है, दारू पीता है, ठीक है, ये सब। वो इसका वो जो फटफटिया क्या नाम है, क्या नाम है, अरे तो बुलेट है तुम्हारे पास, क्या वो सस्ता मॉडल, बर्मन, पता नहीं जो भी है, इसके पास मैन, ठीक है, जो आगे से टूटा फूटा हुआ है, वायर निकले हुए, वो चलाते रहते हैं आइस वाइस डाल के अपना बस। अब 30 सितंबर को इज एन इम्पोर्टेंट डेट। इस दिन क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पता है ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ठीक है। अरे तो वैभव क्या बना हुआ है, कबीर सिंह, मुंह में सुखता, अंदर आइस, ठीक है, पूरा जोश जोश में कंपनी का ऑफिस के अंदर घुस गया, गेट तोड़ते उड़ते बोलता है हमको इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो कंपनी बोल रहे हैं कबीर जी शांति से बैठिए, आपको क्यों इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, स्टोरी में है ना आप लोग। तो बोला कि देखिए आप ही ने तो 31 मई को अपना कटवा के किसका नाम लिखवाया था। बोला नहीं हम ये सब नहीं मानते, अपनी मत मानिए, और नाम ऑलरेडी उसका प्रिंटेड है, तो कंपनी किसको इंटरेस्ट पे करे। अब कबीर सिंह जी बोल रहे हैं सट्टा फूकते हुए, देखिए जो है वो है, लेकिन लास्ट इंटरेस्ट आपने कब दिया था। कंपनी बोल रहा है 31 मार्च। बोला मैंने ट्रांसफर कब किया, बोल नहीं पा रहा। अप्रैल और मई में डिबेंचर होल्डर कौन था, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है अभी चैप्टर का। वापस ये कहाँ गया, दरवाजा तोड़ते हुए कंपनी के ऑफिस में से बैठ गया, लेट गया, ठीक है। कबीर सिंह प्राइस डाले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 30 सितंबर को इंटरेस्ट किसको मिला, चंपा। ये सही है गलत है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। ये बोल रहा है कि चंपा का नाम प्रिंटेड, आप चंपा को दिया ओके, लेकिन हम नाम प्रिंट कब करवाया, और आप इंटरेस्ट लास्ट कब दिया। तो अप्रैल और मई का ओनर कौन, कंपनी बोलता है वैभव आर्या, तो बोला इंटरेस्ट किसका, वैभव आर्या का, और आप सारा का सारा किसको दिया। तो कंपनी बोला हाँ मेरे पुराने जमाने के कबीर सिंह जी, ठीक है, ये इंटरेस्ट 30 सितंबर को हम उसी को पे करेगा फॉर ऑल द 6 मंथ्स, जिसका नाम मेरे पास सर्टिफिकेट में प्रिंटेड है, क्योंकि हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख सकते तुम कितने बार ट्रांसफर कर रहे हो। चंपा 1 महीना बाद किसी और को भेज दिया, वो 10 दिन बाद किसी को भेज दिया, हम तो पगला जाएंगे। ये हिसाब किताब आप लोग रखो जो बायर और सेलर है। कंपनी इज ओनली कंसर्न ऑन द इंटरेस्ट डेट, कि जिसका नाम प्रिंटेड है उसको पे करते हैं। तो मैं बोला कंपनी जी मेरे को कितना महीना का इंटरेस्ट कायदे से मिलना चाहिए था, 2 का। चंपा को कितना मिलना चाहिए था, 4। अभी भी नहीं समझा तो एक बात सुनो, 100 into 100 इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। ये पता है आपको, 100 डिबेंचर इंटू 100 कितना 10,000, 10,000 का 6%, 600 पूरा साल का है, कितना महीना का। अबे अभी इंटरेस्ट 30 सितंबर को कितना महीना का निकलेगा, अबे अब 2 महीना बोल रहे हो। अबे कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया, 31 मार्च, अब कब पे करेगा, 30 सितंबर। इस दिन इंटरेस्ट क्या होगा, 6/100 into 10,000 into 6/12। यही तो पढ़ा रहे ना यार। ये 300 रुपया इंटरेस्ट इस बार किसका बैंक अकाउंट में गया, जिससे कौन नाराज हुआ पड़ा है, बोल रहा नहीं इसको 6 महीना का कैसे दे सकता, क्योंकि 2 महीना तक डिबेंचर होल्डर कौन था, और 4 महीना के लिए। तो डोंट यू थिंक कि 2 महीना का वैभव को मिलना चाहिए, 4 महीना का, ठीक है। तो वैभव बोलते ऐसे नहीं होता, कंपनी बोलते हम थोड़ी हिसाब रखते रहेगा, ये तुम जाने चंपा जाने, तुम लोग का घर का मैटर है, सुलझाओ। कंपनी उसी को पे करेगा इंटरेस्ट जिसका नाम प्रिंटेड है। अभी भी नहीं समझा,
अरे बोलो, तो इंटरेस्ट कितना रुपया आया? 300। वैभव उड़ता उड़ता गया, ठीक है, उड़ता पंजाब बन के इस बार किसके घर पे जाएगा? और बोला चंपा बहन, हम सख्त हो गया, ठीक है, चंपा बहन सुन, पहले 2 महीना डिवेंचर होल्डर कौन था? वैभव। मैं वैभव, लास्ट का 4 महीना तुम था, पर तुम मजा कितना महीना का ले रहे? ये गलत बात है बहन, ठीक है। अपने को पहला 2 महीने का किसको मिलना चाहिए? तो प्लीज 300 का अगर हम 2 और 4 में बाइफर्केशन करें तो ये 100 किसको मिलना चाहिए? आर्या को। और 200 किसको मिलना चाहिए? चंपा बोल रहा सुन, 300 मेरे बैंक अकाउंट में है, कंपनी ने मेरे को दिया है, अब 100 वो नहीं बांट रहा है। क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था, आई वॉज एज्यूमिंग द प्राइस इज कम इंटरेस्ट, द प्राइस इज, तो हमको जो 98 बोल रहा था ना, I was considering that is including interest. That 98 was including the interest amount of 2 months. So when you're selling me at 98, I was thinking it is actually not 98. The price is not 9800. This also included what? Interest. क्योंकि this 98 I was considering to be what? ऐसा चंपा बोल रहा है। बोले वैभव डार्लिंग, I thought you're selling me at 98 at come interest. I thought it already included what? Interest of the 2 months जो तुम होल्ड करके रखा। तो 9800 में कितना रुपया इंटरेस्ट हमको लगा मिला हुआ है? हम तो पता अपना अकाउंटिंग में लिखा 9700 प्लस 2% 196 और 200 एक बार के लिए, तो हम लिखा 10096 एट माई कॉस्ट। तो इस 10196 में क्या मिला हुआ था? इंटरेस्ट। ऐसा कौन सोच रहा है? तो बोल रहे वैभव डार्लिंग, आई थॉट यू सेलिंग मी एट व्हाट? कम इंटरेस्ट। आई वाज सुट्टा होते भाई 100 डालते हुए, ठीक है। बोल रहा है चंपा, हम कहीं और नहीं डाल पाए, तो आजकल हम आइस डाल रहे हैं जिंदगी में, ठीक है, और अब हम सख्त हो गए। अब हम क्या हो गए? सख्त। तुम डार्लिंग बोलो, बेबी बोलो, सोना बोलो, तुम हमको बेड का रास्ता दिखाओ, जो दिखाना है दिखाओ। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, you will consider is interest. It is excluding interest. It is excluding interest. तो आपका 98 कम इंटरेस्ट सोचना कते ही गलत है। ये मैंने सीए इंटर में पढ़ा था। ओके, नहीं समझा बेटा? तो चंपा, आपका डार्लिंग अब काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको 31 मई को देना है 9800 प्लस 196 प्लस 200 10196, which is the cost of investment at what price? X interest. X का फुल फॉर्म है एक्सक्लूडिंग। पर लास्ट इंटरेस्ट मिला कब था? और अब नेक्स्ट कब मिलेगा? 30 सितंबर। किसको? पूरा 6 महीना का। और वैभव आर्या बोल रहा है ये जो प्राइस है, मैंने एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला, इसमें 2 महीना का इंटरेस्ट किसका है? प्लस 100 टोटल अमाउंट पेड बाय चंपा 10296, जिसमें से इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 10196 है और इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना है? 100। और आज से 4 महीना बाद चंपा के अकाउंट में कितना रुपया आ जाएगा? 300। तो 100 वापस आ गया ना, और 200 उसका खुद का ही है। क्योंकि चंपा पता है क्या बोल रहे? 100 रुपया मेरा नहीं, इंटरेस्ट हम क्यों दे, कंपनी देगा। तो वह बोल रहे तुमको मिलेगा ना चंपा बहन। कौन देगा? कंपनी। कितना रुपया? 300। 300 में 100 मेरा, तुम आज हमको दो, बिकॉज यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन एट व्हाट बेसिस? और अगर ये ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट बेसिस पे करता, अब बोल समझ आया? एक नंबर। आर यू गाइस श्योर? वो डाउट है आपके जात के? 100%। तो ट्रांजैक्शन कैन बी डन ईदर ऑन एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। अगर वो एक्स इंटरेस्ट तो 98 पे इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है, तो सीधा कॉस्ट निकालो और अलग से क्या प्लस करो? इंटरेस्ट। दिस इज द टोटल अमाउंट पे, और कॉस्ट तो 10196 ही रहेगा। पर अगर इस कॉस्ट के अंदर कम इंटरेस्ट बोला है, तो 98 के अंदर क्या मिला हुआ है? आपको वो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ना मेरा भाई, क्योंकि कॉस्ट में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है?
ओके पर ये झमेला वेरिएबल वाला पे नहीं है, क्योंकि डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। देयर इज नो एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। क्या ये क्लियर है? उसका क्लास में मैंने खाली आपको बेसिक ये समझाया कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है। एक्स इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव जो प्राइस बोला वो क्यूमुलेट करके रखा है। क्या चीज को क्यूमुलेट करके रखा है? इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है क्या मानना है? एक्स इंटरेस्ट। तो तुम देखो ना, मैंने स्टोरी में सब कुछ बोल दिया। स्टोरी साइलेंट है, एक्स इंटरेस्ट। स्टोरी बोल रहा है 98 इज कम इंटरेस्ट, तो 98 में से पहले पता है क्या हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। फिर बाकी ब्रोकरेज लीगल फीस चार्ज होगा, तब कॉस्ट निकलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? वेरी क्लियर है ना? कल 3-4 एग्जांपल मैं अपना करवाऊंगा, उसके बाद समझ कर क्लियर। चलिए क्लियर है? पक्का समझ आया है? वेडनेसडे आया परचेज इंश्योरेंस क्लेम खत्म करने, तो आज से जागरण कीजिए। थैंक यू।